द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संसदीय समितियां यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या इनके कार्य हैं। यहाँ से प्रायः प्री और मेंस में प्रश्न पूछा जाता है। हाल ही में यूपी पीसीएस प्री 2022 में एक प्रश्न पूछा गया था। इससे पहले 67th बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी एक प्रश्न पूछा गया था। और पिछले वर्ष एचसीएस प्री के एग्ज़ाम में भी एक प्रश्न पूछा गया था। तो वो प्रश्न जो पूछे गए हैं उनको भी हम शामिल करेंगे वीडियो के अंत में। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में हम प्रश्न भी लेंगे। यदि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्री या मेंस में कोई प्रश्न आता है तो 100% आप उसे सही कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, आखिर जानते हैं ये संसदीय समितियाँ क्या होती। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संसदीय समितियों की जो है आवश्यकता क्यों पड़ती है। फिर इसके बाद हम इसके प्रकार, इसके कार्य और सभी बिंदुओं को देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रशासनिक कार्य का निरीक्षण करना हो या विधिक और जटिल विधायी प्रस्तावों का अधीनस्थ विधान की जांच करनी हो तो उसके लिए विशेषज्ञता का होना आवश्यक होता है, क्योंकि विशेषज्ञ ही बारीकी से छानबीन कर पाते हैं। और लोकसभा के पास ना तो विशेषज्ञता होती है और ना ही समय होता है, याद रखिएगा, क्योंकि सदन का जो कार्यभार है वो पहले से ही बहुत अधिक होता है और समय नहीं होता है कि मामले की जो है पूरी विस्तृत जाँच कर सके। ठीक है, तो जो समितियां होती हैं तकनीकी और अन्य मामलों की पूरी छानबीन करती हैं। बहुत सारे घोटाले होते हैं उनको भी उजागर करती हैं, जैसे 2G घोटाला, ठीक है, स्पेक्ट्रम घोटाला, बोफोर्स घोटाला, ये सारे घोटाले संसदीय समितियों ने ही उजागर किए थे। तो चलिए देखते हैं संसदीय समितियां आखिर कितने प्रकार की होती हैं। तो संसदीय समिति है तो कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ शर्तें होती है, इसको जानना आपके लिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो संसदीय समितियाँ, उसके लिए जो कंडीशन है वो जान लीजिए। 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि सदन द्वारा यानी कि पार्लियामेंट द्वारा नियुक्त होनी चाहिए, ठीक है, अपॉइंटेड होनी चाहिए या इलेक्टेड होनी चाहिए, या अध्यक्ष द्वारा या सभापति द्वारा नॉमिनेटेड होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है। कोई भी समिति होगी जो संसद की समिति होगी, सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होगी, या फिर सदन के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति, उसके द्वारा नॉमिनेटेड होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि अध्यक्ष या सभापति के निर्देशाधीन कार्य करती हो, जैसा वो डायरेक्शन देते हैं उसके अंडर में कार्य करती हो। और तीसरी कंडीशन ये है कि अपना प्रतिवेदन या तो सदन को दे या अध्यक्ष या सभापति को पेश करे। ये इस पर भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कोई भी कमेटी होती है वो अपना प्रतिवेदन जो है या तो सदन को देती है, ठीक है, या फिर अध्यक्ष या सभापति को देती है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है और राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति सभापति होता है। ठीक है, और उसी के नाते उसको सैलरी मिलती है, ये आप जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं संसदीय समितियों के प्रकार। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे इस पर। तो संसद में 2 तरह की समितियाँ होती हैं। एक तो होता है स्थायी समितियाँ, ठीक है, और दूसरा होता है एडहॉक समितियाँ यानी कि अस्थायी समितियाँ। तो स्थायी समितियों में पहले प्रकार की जो समितियां हैं वो है वित्तीय समितियां। वेरी इंपॉर्टेंट ये समितियां होती हैं। ठीक है, सभी समितियों में ये टॉप मोस्ट की समितियां हैं जिनका कार्य बहुत ही उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण होता है। उनमें पहली समिति आती है प्राक्कलन समिति, फिर उसके बाद लोकलेखा समिति, फिर उसके बाद सरकारी उपक्रम समिति। ये 3 समितियां याद रखिएगा। ये तीनों समितियां वित्तीय समितियां हैं। बस 3 ही समितियां वित्तीय समितियां होती हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं स्थायी संयुक्त समितियां। फिर तीसरे प्रकार की होती हैं सदन से संबंधित समितियां। ठीक है, उनमें 2 समितियां होता है, एक होता है कार्य मंत्रणा समिति और दूसरा होता है नियम समिति। ये सदन से संबंधित समितियां हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं ये भी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा जांच समितियां होता है। जांच समितियों में 2 तरह की समितियां होती हैं, याचिका समिति और विशेषाधिकार समिति। ठीक है, यूपीएससी द्वारा कंडक्ट एग्जाम में इन पर प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा SC/ST के कल्याण से संबंधित समिति होता है, याद रखिएगा, SC/ST के कल्याण से समिति। और एक होता है विमेन एम्पावरमेंट से संबंधित यानी कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित भी एक समिति होती है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जो अल्पसंख्यक कल्याण है उससे संबंधित कोई समिति नहीं होती है। एक प्रश्न एक बार पूछा गया था। ठीक है, तो SC/ST से संबंधित आप समिति देख रहे हैं। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण से संबंधित समिति भी होती है। इसके अलावा जो OBC है उससे संबंधित कोई समिति नहीं होती, ना ही अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित कोई समिति होती है। ठीक है, अगला है छानबीन, फिर इसके बाद है सेवा समितियां। तो सेवा समितियों में आता है आवास समिति, ग्रंथालय समिति और संसद सदस्यों के वेतन भत्तों से संबंधित समिति। ठीक है, ये समितियां सेवा से संबंधित समितियां होती है, जैसे जो भी MPs MLA मंत्री होते हैं उनके आवास। ठीक है, ग्रंथालय समिति जो संसद में ग्रंथ जो लाइब्रेरी होती है उससे संबंधित ग्रंथ पुस्तकें इत्यादि से संबंधित जो है
कार्य होते हैं। इसके अलावा संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, ठीक है, जो भी उनको सुविधाएं देनी होती है उन सब पे विचार करती हैं, ठीक है, मंथन चिंतन करती हैं, तब जाकर के वो सब चीज़ें होती हैं। तो आगे हम देखते हैं तदर्थ समितियाँ यानी कि एड हॉक कमेटीज यानी कि अस्थायी समितियाँ। इनमें जांच समितियाँ, सलाहकार समितियाँ और ये समितियाँ होती हैं, ठीक है। तो अब हम चर्चा करेंगे स्थायी समितियों की। स्थायी समितियों में सबसे नंबर 1 पर आता है लोक लेखा समिति, वेरी इंपॉर्टेंट समिति, ठीक है। इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वित्तीय समितियों से ही पूछे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि बस 3-4 समितियाँ पढ़ लिया तो हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा बीपीएससी में 67 में प्रश्न बहुत हटके पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोक लेखा समिति। तो इसमें कुल सदस्य होते हैं 22, ठीक है। 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। 15 + 7 याद रखिएगा। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। आगे बढ़ने से पहले बता दें, जितनी भी संसदीय समितियां होती हैं उनका कार्यकाल या तो 1 वर्ष होता है या फिर अगली समिति के पुनर्गठित होने तक होता है। बस इतनी बात याद रखिएगा। किसी भी समिति का कार्यकाल 2 वर्ष नहीं होता है, ठीक है। हरियाणा सिविल सेवा 2021 में प्रश्न पूछा गया था, उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था कि इस समिति का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, जबकि वो गलत था, ठीक है। उसे भी हम अंत में देखेंगे। इसके बाद ये संसद की सर्वाधिक पुरानी समिति है, ये भी प्रश्न पूछा गया है एक दिवसीय परीक्षा में, ठीक है। तो कौन सी समिति सर्वाधिक पुरानी है? लोक लेखा समिति संसद की सबसे पुरानी समिति है। मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता, इसे याद रखिए। मंत्री 3 तरह के होते हैं, उनमें से कोई भी मंत्री इस समिति का मेंबर नहीं बन सकता है, ठीक है। और इस समिति का जो अध्यक्ष है वो विपक्षी दल से यानी कि अपोजिशन पार्टी से होना चाहिए, ठीक है। इस बिंदु को भी याद रखिएगा। कमेटी का जो अध्यक्ष होगा वो अपोजिशन पार्टी का होना चाहिए, ठीक है। और उस अध्यक्ष का जो चयन है वो लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। और इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, ट्विन सिस्टर। अब आप देख रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे की पूरक हैं, ठीक है। इस वजह से इसे जुड़वा बहन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है संसद की जितनी भी समितियां हैं, ठीक है, टोटल, उनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति लोक लेखा समिति है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि PAC। इस बात को जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण समिति है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो आप याद रखिएगा लोक लेखा समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है, ठीक है। इसके बाद हम इस समिति के कार्य भी जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि ये रिपोर्ट किसको देगी। ऊपर आप कंडीशन देख चुके थे, कंडीशन में मैंने बताया था समिति अपनी रिपोर्ट या तो लोकसभा के अध्यक्ष को देती है, या सभापति को देती है, या सदन में प्रस्तुत करती है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1921 में पूछा गया था, ठीक है। हरियाणा सिविल सेवा 2021 में ये स्टेटमेंट दिया गया था प्रश्न में। इसके बाद हम इस समिति के कार्य देख लेते हैं। तो समिति के कार्य, ये समिति भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है, ठीक है। अभी हाल ही में यूपी पीसीएस प्री 2022 में प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करती है। तो आपके सामने है आंसर PAC यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। और ये रिपोर्ट राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखी जाती है। यह समिति विभिन्न जांचों के माध्यम से घोटालों को उजागर करती है। जान लीजिए आप कितनी महत्वपूर्ण समिति है ये। स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, बोफोर्स घोटाला, ठीक है, इसी समिति ने उजागर किया था। इस बात को भी याद रखिएगा, यहाँ से भी एक बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति को इंग्लिश में एस्टीमेट्स कमेटी कहा जाता है। और कभी कभी प्रश्न आता है तो प्राक्कलन की जगह आकलन लिखा रहता है, आकलन समिति। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप सोचेंगे ये कौन सी समिति है, ये तो पढ़ा नहीं था। तो प्राक्कलन समिति को ही आकलन समिति भी कहा जाता है, क्योंकि इसका इंग्लिश नाम एस्टीमेट्स है, ठीक है। एस्टीमेट्स को आकलन भी कहा जाता है। जॉन मथाई जो कि स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे और परिवहन मंत्री थे, उनकी सिफारिश पर 1950 में इस समिति का गठन किया गया था, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे और परिवहन मंत्री थे, जबकि इससे पहले जो अंतिम स्वतंत्रता पूर्व जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उसमें जॉन मथाई, आप जानते होंगे, उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। तो इनकी सिफारिश पर
गठन हुआ था। इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है और 30 के 30 सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं, इसे याद रखिएगा। 30 सदस्य होंगे और 30 के 30 लोकसभा से होंगे, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होगा। और ये संसद की सबसे बड़ी समिति है, ठीक है, संसद की सबसे बड़ी समिति है, इसे याद रखिएगा। ऊपर आपने लोक लेखा समिति में देखा सबसे पुरानी समिति है, और ये प्राक्कलन समिति जो है ये सबसे बड़ी समिति होती है। इस समिति का जो अध्यक्ष होगा वो सत्ता पक्ष से होगा, ठीक है, और उसका चयन कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति कहते हैं, तो आप याद रखेंगे इसको प्राक्कलन समिति। कार्यकाल समिति का 1 वर्ष होता है और किसी भी मंत्री को सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता है, इस समिति में भी। और आप ऊपर आपने देखा लोक लेखा समिति में भी ऐसा था। और इसकी कार्यप्रणाली है, कार्य क्या है? समिति विभागीय व्यय, ठीक है, और अनियमितताओं पर निगरानी रखती है और रखवाले कुत्ते का कार्य करती है, इसे भी याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है एक बार। निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? तो आपका आंसर होगा प्राक्कलन समिति, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी है ये भी। इसके बाद हम आगे देखेंगे लोक उपक्रम समिति। आगे देखिएगा, अगली कमेटी आती है लोक उपक्रम समिति, यानी कि कमेटी ऑन पब्लिक इकोनॉमी। तो ये कमेटी भी वित्तीय समिति है और वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी है। इस कमेटी का गठन जो है 1964 में हुआ था और कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर हुआ था। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। कौन सी कमेटी? कृष्ण मेनन कमेटी के सुझाव पर 1964 में होता है गठन किसका? लोक उपक्रम समिति का, यानी कि कमेटी ऑन पब्लिक इकोनॉमी। इस समिति के कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, जैसा कि आपने लोक लेखा समिति में भी देखा था। इसके अध्यक्ष का चयन भी लोकसभा स्पीकर ही करता है, ठीक है, और कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कार्य देखेंगे तो इसका नाम है लोक उपक्रम समिति। तो उपक्रम, जितने भी उपक्रम होते हैं भारत सरकार के, जैसे एयर इंडिया है, LIC है, FCI है, इनकी रिपोर्टों और खातों की जांच करती है। सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण महालेखा परीक्षक की जो जांच है उसकी भी जांच करती है, ठीक है। सरकारी कंपनियों के जो लेखे हैं, अकाउंट्स हैं, उनकी भी जांच करती है। यही इसके कार्य हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे कार्य मंत्रणा समिति। ये समिति भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक सदन में कार्य मंत्रणा समिति होती है, यानी कि लोकसभा की अलग होती है, राज्यसभा की अलग होती है, ठीक है। और लोकसभा में अध्यक्ष सहित कुल इसके 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा की बात करें तो उपसभापति सहित इसके 11 सदस्य होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में 11, लोकसभा में 15 होते हैं, ठीक है। और लोकसभा में इस समिति का जो पदेन सभापति है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, यानी कि लोकसभा स्पीकर होता है, और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति, ठीक है। इसके बाद इस समिति का कार्य क्या है? तो कार्य इसका बहुत ही जो समय तालिका होती है, कार्यवाही होती है सदन की कार्यवाही जब सत्र चल रहा होता है, और इसके अलावा समय तालिका, इन सबको विनियमित करना होता है, यही इसका कार्य है। इसके बाद अगली समिति है नियम समिति। तो नियम समिति, जैसा कि इसके नाम से ही आप जान रहे हैं, जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं पार्लियामेंट में वो इस समिति द्वारा ही बनाए जाते हैं। प्रत्येक सदन की ये अलग अलग होती है, राज्यसभा में अलग, लोकसभा में अलग होती है। लोकसभा में अध्यक्ष सहित इसके 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष जो है इस समिति का पदेन सभापति होता है, और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति सहित इसके 16 सदस्य होते हैं। राज्यसभा का जो सभापति होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति होता है, वो इस समिति का पदेन सभापति होता है। सदन में जो प्रक्रिया होती है, जो कार्य संचालन है, उसके मामले पर विचार करना, संशोधनों की सिफारिश करना, जो भी आवश्यक हो, इस समिति का कार्य होता है, ठीक है। नाम से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण से संबंधित समिति आती है, जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं। इसके 30 सदस्य होते हैं, इसे जरूर याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। तो 30 में से 20 + 10, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से होते हैं। कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इसका कार्य क्या है? जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जो रिपोर्ट होती है उस पर विचार करती है, ठीक है। इसके बाद जो अगली समिति है वो विशेषाधिकार समिति है, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी है ये भी, और ये अर्ध न्यायिक प्रकृति की कमेटी होती है, यानी कि सेमी जुडिशियल होती है कमेटी, सेमी जुडिशियल। और समिति दोनों सदनों में उनके पीठासीन अधिकारियों द्वारा 1 वर्ष के लिए गठित की जाती है। लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या है? जो संसद और संसद सदस्यों की जो शक्तियां हैं, जो उनके विशेषाधिकार हैं, यदि उनका हनन होता है
वायलेशन होता है तो उसकी रक्षा करती है, उल्लेखनीय भूमिका निभाती है, और जो वायलेशन होता है संसद सदस्यों की शक्तियों का, अधिकारों का, उसकी जांच भी करती है। ठीक है, इसीलिए इसको विशेषाधिकार समिति यानी कि कमेटी ऑन प्रिविलेज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है याचिका समिति। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं नाम से ही जो भी याचिकाएं आती हैं, ये समिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कार्य ओम्बुड्समैन, ठीक है, यानी कि सार्वजनिक शिकायत समिति का रूप लेने की ये क्षमता रखती है। अलग अलग सदनों में अलग अलग याचिका समिति होती है। लोकसभा में इसके 15 सदस्य होंगे और राज्यसभा की बात करें तो 10 सदस्य होंगे। ठीक है, जो भी याचिकाएं आती हैं उसकी जांच करती है। ठीक है, और जनता की जो शिकायतें आती हैं या किसी यूनियंस की, ऑर्गेनाइजेशन की, उनके पत्रों पर भी विचार करती है। आम आदमी की शिकायतों को दूर करने के मामले में संसदीय समर्थन प्रदान करने में भी भूमिका निभाती है। ठीक है, इसके बाद महिला सशक्तिकरण समिति। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो रिपोर्ट होती है उस पर ये विचार करती है। ठीक है, जो भी सुझाव रिकमेंडेशंस होते हैं उन सबको विचार विमर्श करती है और फिर उसके बाद सदन में प्रस्तुत करती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, ऊपर भी आप देख चुके हैं। इसके बाद उपयुक्त समितियों के अलावा कुछ विभागीय समितियां होती हैं। ठीक है, जिनकी संख्या बस जान लीजिए, उनको स्टडी नहीं करना है। तो कुल 24 होती हैं डिपार्टमेंटल यानी कि विभागीय स्थायी समितियां। उनमें 16 लोकसभा की होती हैं और 8 राज्यसभा की होती हैं। ठीक है, पहले इनकी संख्या कम थी, 17 के आसपास थी, अब इनकी संख्या 24 है। 16 + 8 याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ समितियां जो है परामर्शदात्री समितियां भी होती हैं। टेक्निकल तौर पर उनको हम पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं कहते हैं। ठीक है, जो परामर्शदात्री समितियां हैं, याद रखिएगा, ये टेक्निकली तौर पर संसदीय समितियां नहीं कहलाती हैं। इस तरह से स्टेटमेंट आपको दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है। ऐसी समितियों की संख्या 35 है और परामर्शदात्री समितियों में मंत्री या राज्य मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जबकि ऊपर आपने देखा मंत्री सदस्य नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो परामर्शदात्री समितियाँ हैं इसमें मंत्री या राज्य मंत्री अध्यक्ष हो सकते हैं। ठीक है, वैसे भी टेक्निकल तौर पर ये संसदीय समितियाँ तो होती नहीं। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे प्रश्न। ठीक है, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? ऊपर आप देख चुके हैं। ठीक है, भारत के महान्यायवादी, भारत के महाधिवक्ता, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोक लेखा समिति की बैठकों में यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की बैठकों में उपस्थित रहता है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसे CAG कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में CAG की चर्चा है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो ये भी आप देख चुके हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगी? ना तो राष्ट्रपति को, ना संसदीय मामलों के मंत्री को, ना कैग को, लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है, ऊपर आपने ठीक से समझा तो अब सभी प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सार्वजनिक लेखा समिति। ठीक है, सार्वजनिक लेखा समिति या लोक लेखा समिति बात एक ही है। अपनी आख्या का मतलब होता है रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? संसद को, राष्ट्रपति को नहीं करती है, ना प्रधानमंत्री, ना वित्त मंत्री। किसको करेगी? संसद को करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, लोक लेखा की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। थोड़ा सा बदल के प्रश्न पूछा गया है। तो राष्ट्रपति कार्यालय में नहीं, वित्त मंत्रालय में नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं, कहाँ प्रस्तुत करेगी? लोकसभा में करेगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नाम निर्देशित करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति? तो ना तो प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, ना राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, आसान हो गया आपके लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? ये भी आप ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण समिति की बात करें तो ना तो सार्वजनिक उपक्रमों से, ना अधीनस्थ विधान से संबंधित समिति है, ना ही प्राक्कलन समिति है। लोक लेखा समिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति आपने देखा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित समितियों में से कौन एक समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? ठीक है, तो ऊपर आप देख चुके हैं स्थायी समितियां कौन कौन सी थीं। तो लोक लेखा समिति स्थायी समिति है, प्राक्कलन समिति भी स्थायी समिति है, सरकारी उपक्रम समिति ये भी स्थायी समिति है, और ये तीनों समितियां वित्तीय समितियां हैं। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो D हो जाएगा। ठीक है, ये स्थायी समिति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, संयुक्त संसदीय समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके लिए हुआ था? तो ये भी आप ऊपर देख चुके हैं। मुंबई के बम विस्फोट नहीं, विदेशी पूंजी निवेश, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर था प्रतिभूति घोटाला। ठीक है, इसके लिए संयुक्त संसदीय समिति का JPC का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे,
संसद के पटल पर किसी मंत्री द्वारा की गई वचनबद्धता की परिपूर्णता हो गई है अथवा नहीं, इसका विनिश्चय किया जाएगा। तो इसका विनिश्चय किया जाता है लोक आश्वासन समिति द्वारा, जैसा कि इसके नाम में आश्वासन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं वचनबद्धता, किसी मंत्री ने जो कमिटमेंट किया है, वचनबद्धता की है, उसकी परिपूर्णता हुई है नहीं, इसका विनिश्चय इसका लोक आश्वासन समिति द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। तो ऊपर चर्चा कर चुके हैं आपके बारे में, ऊपर चर्चा की थी मैंने कि सार्वजनिक उद्यमों के बारे में कमेटी बन चुकी है, सरकारी आश्वासनों के बारे में अभी अपने प्रश्न में देखा, आकलनों के बारे में प्राक्कलन समिति होता है, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में कोई समिति आज तक गठित नहीं की गई है। ठीक है, जबकि SC ST के कल्याण के लिए कमेटी आप देख चुके हैं, इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी कमेटी आप देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे अगला, जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया था, हाल ही में उस प्रश्न को भी शामिल किया है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है कौन सी समिति। इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। यदि आपने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा। ठीक है, तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कौन सी कमेटी करती है? लोक लेखा समिति, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे जो कि HCS में पूछा गया था, हरियाणा सिविल सेवा प्री एग्ज़ाम 2021 में। ठीक है, जिसका एग्ज़ाम अभी पुनः होना है 24 जुलाई को। ठीक है, री एग्ज़ाम होना है क्योंकि इसका पेपर आउट हो गया था, भ्रष्टाचारी हुई थी। भारत के लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछा गया था, एक से अधिक पॉइंट कवर किए गए थे। लोक लेखा समिति 1921 में स्थापित की गई, तो आप देख चुके हैं ऊपर, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है परंपरानुसार मुख्य विपक्षी दल का नेता होता है, ये भी आपने देखा, सही है स्टेटमेंट। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, ये गलत है। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ठीक है, 2 वर्ष नहीं होता है, तो स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। 1 और 2 कथन सही है। ठीक है, कितना आसान हो गया। कोई भी प्रश्न आता है किसी तरह से घुमा फिरा के आएगा, 100% आप उसे कर पाएंगे। इसके अलावा 67th BPSC प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? कार्यकारी विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति, प्रशासकीय विधान पर समिति, प्रत्यायोजित विधान पर समिति, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका आंसर है अधीनस्थ विधान पर समिति, आपका आंसर B हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं कर पाए क्योंकि इस तरह की समितियों को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, मुख्य समितियां पढ़ लेते हैं 4-5। तो जितनी समितियां इस टॉपिक में कवर की गई हैं सभी को ठीक से आपने समझ लिया होगा। ठीक से समझ लीजिएगा, पॉइंट्स जो आप लिखना चाहें उसे लिख सकते हैं। ठीक है, यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड एथेंटिक स्टडी मटेरियल ही प्रोवाइड कराया जाता है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.